नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोतीराम। कैलिबर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दिनों कई मित्रों ने, कई दोस्तों ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है कि सर आरएस का सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा का, उसके बारे में आप हमें बताएं। हम सिलेबस को समझ नहीं पा रहे हैं, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, हम सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को देखें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो इसी मद्देनज़र फ्रेंड्स, मैंने आज सोचा है कि मैं इस पे एक छोटा सा आपके लिए वीडियो लेक्चर बना के अवेलेबल करा दूं। तो आज फ्रेंड्स आप आइए, हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ये जो परीक्षा है फ्रेंड्स, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग आयोजित करवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ये सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस के साथ ही आयोग ने परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को भी जारी किया है। तो हम आज पाठ्यक्रम के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। तो आयोग के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में नीचे निर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा, यानी आपको जो नीचे सिलेबस दिया गया है इसका एक ही पेपर होगा, ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, यानी सब्जेक्टिव नहीं होकर के वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है, यानी आप अपनी कोई सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं दिखा सकते। वस्तुनिष्ठता के साथ 4 में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये पेपर जो है फ्रेंड्स, ये अधिकतम 200 अंकों का होगा, ये 200 नंबर का एक पेपर होगा। और इस परीक्षा का जो उद्देश्य है आयोग का, वो केवल आपका स्क्रीनिंग परीक्षण करना है, यानी कि केवल आपको एक तरह से इस बात के लिए क्वालिफाई करना है कि आप आरएएस का मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं कि नहीं हैं जो कि आरएएस की मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं। तो जो गंभीर विद्यार्थी नहीं होते हैं उनको इस एग्ज़ाम प्रोसेस से अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षण जो है इसको मान सकते हैं। ये जो प्रश्न पत्र है इसका स्तर मान होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ये स्नातक डिग्री स्तर का होता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किए गए हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। अर्थात जो इसके अंदर आप अंक प्राप्त करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो अंक आपको मिलेंगे, उन अंकों को आपके मुख्य परीक्षा में किसी भी मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज़ 2018 की बात करते हैं तो उसमें 76 मार्क्स कट ऑफ गई थी। 200 मार्क्स में से 76 मार्क्स जिसके थे वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए थे। अगर आपने 76 से ऊपर सपोज़ 150 में से 130 नंबर भी प्राप्त किए हैं, फिर भी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं, किसी ने 76 फिक्स प्राप्त किए हैं, तो भी वह मुख्य परीक्षा के अंदर बैठा है। कहने का आशय यह है कि आप इसमें कितना ही अच्छा स्कोर करें या आप इसकी कट ऑफ के बराबर अपने अंक लेके आएँ, आपके लिए सिर्फ ये एक टिकट है मेंस एग्ज़ाम में बैठने का। इसके अंक कहीं से कहीं तक भी जोड़े नहीं जाते हैं। आपका जो प्रदर्शन है फ्रेंड्स, वो मुख्य परीक्षा के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें 4 अलग अलग पेपर होते हैं। इसकी हम कालांतर में आगे चल के मुख्य परीक्षा की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे इसकी हम बहुत डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, इसके पैटर्न के बारे में ये चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं तो प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पे एक प्रश्न पत्र होगा जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान इसके विषय का नाम है, ठीक है। और ये अधिकतम 200 अंक का होगा, मैंने आपको बताया है, और ये 3 घंटे का होगा। आपको 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। कई बार क्या होता है, जैसे पुलिस का या एसएससी बैंक के कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैथ वाले के अलग मार्क्स हैं, जीके वाले के अलग मार्क्स हैं, इंग्लिश के अलग मार्क्स हैं। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं। जबकि जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर का पैटर्न है उसके अंदर फ्रेंड्स 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, समान होंगे। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। ऋणात्मक यानी आपको माइनस मार्किंग इसके अंदर की जाएगी, माइनस मार्किंग की जाएगी। उसके लिए प्रत्येक गलत उत्तर आपका होगा उसके 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसका मैं सीधा सा आपको मतलब बताता हूँ।
कि अगर आपके एक प्रश्न सही है, सपोज़ आपने एक प्रश्न सही किया और इसके साथ ही सपोज़ आपके 3 प्रश्न गलत हो गए हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1/3 अंक काटे जाएंगे। 1/3 1/3 1/3 3 के कट गए तो आपका 1 मार्क्स कट गया। तो ये हमने पैटर्न्स के बारे में चर्चा की है और क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है, अधिकतम अंक के बारे में की है, पेपर के पैटर्न के बारे में कि किस तरह से सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे और मुख्य परीक्षा के अंदर इसको नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात हमने की। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम के अंदर सबसे पहला जो विषय है फ्रेंड्स, ये है आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। यानी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये राजस्थान से संबंधित पूरा का पूरा पोर्शन है। इसके अंदर आपको जो पहला इसका पॉइंट है उसमें है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल। जैसे इतिहास के बारे में आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतिहास भी कितने 3 प्रकार का होता है। एक तो आद्य प्रागैतिहासिक इतिहास होता है, फिर आद्य इतिहास होता है और एक इतिहास होता है। तो इस तरह से 3 प्रकार का जो इतिहास है उसके बारे में पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण कांस्य युग तक। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ कि आपको इस सिलेबस से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। आप किसी भी पुस्तक से पढ़ें वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ना है। प्रागैतिहासिक स्थल के अंदर पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक आपको तैयार करना है। दूसरा, ऐतिहासिक राजस्थान की बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो इसमें प्रारंभिक से ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, जो प्रारंभिक काल से लेके ईस्वी काल तक के जो ऐतिहासिक केंद्र हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक केंद्र हैं। जैसे आहुआ 1857 की क्रांति में काफ़ी चर्चा में रहा था। जैसे किसान आंदोलन के लिए बिजोलिया चर्चा में रहा था, है ना। इसी प्रकार से मेवाड़ रियासत काफ़ी चर्चा में रही थी। जहाँ पे किले बने हुए हैं वो स्थल काफ़ी चर्चा में रहे थे। तो जो ऐतिहासिक स्थल है, जैसे मेवाड़ के अंदर मातृकुंडिया है, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। इस तरह के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्रों के बारे में आपको पढ़ना है। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। तात्कालिक समाज कैसा था, धर्म की क्या स्थिति थी और संस्कृति कैसी थी, है ना। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स सिलेबस का, इसके अंदर है प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। जो शासक हैं, महत्वपूर्ण जो राजवंश हैं, उसके शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इनके बारे में बहुत डिटेल से आपको देखना है। इनके अंदर कौन कौन से वंशों के बारे में आपको देखना है। एक तो गुहिल वंश के बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। प्रतिहार के बारे में पढ़ना है, प्रतिहारों के बारे में। आपको चौहानों के बारे में पढ़ना है, परमार के बारे में पढ़ना है, राठौड़, सिसोदिया और कच्छावा। ये जो मेन राजस्थान के जो आपके राजवंश है उनके बारे में, जैसे गुहिल मेवाड़ के थे, प्रतिहार इधर के थे, अपने मारवाड़ के थे, चौहान भी इधर अजमेर और इसाबाद लक्स के चौहान इधर के थे, परमार राठौड़ मारवाड़ के थे, सिसोदिया जो गुहिल थे वो कालांतर में सिसोदिया बन गए, कच्छावा थे ये आपके जो जयपुर वाले शासक थे वो कच्छावा शासक थे। इस प्रकार से पूरे राजस्थान के जो है राजवंश, उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। फिर इन राजवंशों के समय में जो टाइम था उसको राजपूत काल को मध्यकाल कहते हैं। तो मध्यकाल में राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी, यानी राजा सर्वे सर्वा प्रशासन का होता था या कोई अन्य व्यक्ति होते थे, टैक्स कैसे लगाए जाते थे, है ना। राज्य के अंदर राजस्व के क्या स्रोत थे, राजस्व कितना लगाया जाता था, और जब अकाल हो जाते थे तो माफ़ किया जाता था, नहीं किया जाता था। तलवार बंदाई कर क्या होता है, घरी और चरी कर क्या होते थे, लाटा कूटा पद्धति क्या होती थी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलेगी, पढ़ने में मिलेगी। आप अच्छी प्रमाणिक पुस्तक के साथ अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद इस विषय के अंदर आने वाला है। आगे के सिलेबस के पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये है फ्रेंड्स आधुनिक राजस्थान का उदय। आधुनिक राजस्थान के उदय के अंदर 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, यानी 19वीं 20वीं जो शताब्दी थी इसमें राजस्थान में सामाजिक जागृति किस प्रकार से आई। इस दौरान राजस्थान के अंदर आर्य समाज की भूमिका बढ़ती है। राजस्थान के अंदर आर्य समाज की भूमिका के साथ साथ ही जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव यहाँ पर दिखता है। इस टाइम राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन होता है। इसके माध्यम से आधुनिक राजस्थान का उदय किस प्रकार होता है, किस प्रकार यहाँ पे संस्थाएं बनती है, समाचार पत्र निकलते हैं, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। राजनीतिक जागरण आता है लोगों में, किस प्रकार से समाचार पत्रों का योगदान है, राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका है,
है ना। इस तरह से 20वीं शताब्दी के अंदर जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, विशेष रूप से आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, है ना, कटराथल का किसान आंदोलन, इस तरह के किसान आंदोलनों के बारे में आपको देखना है। 20वीं शताब्दी के दौरान देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में देखना है। राजस्थान का फिर एकीकरण देखना है। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो ये बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान एकीकृत हुआ था, जो कि 1948 से प्रारंभ होकर 1956 तक कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो एकीकरण को आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान की वास्तु परंपरा, मतलब मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, जैसे होता है ना पश्चिम राजस्थान के अंदर टांका, बावड़ी, नाडी, इस तरह की जो जलीय संरचना है उनका बहुत महत्व है। चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प, जैसे ढूंढाड़ शैली की बात करें तो ये अलग थी, है ना, मारवाड़ शैली अलग थी, मेवाड़ शैली अलग थी, बूंदी शैली जो थी इसमें अपने आप एक अनोखापन था। तो इस तरह से चित्रकला भी राजस्थान की कला संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही जो है बहुत अच्छी तरह से इसका महत्व है, और चित्रकला का विकास बहुत अच्छे से राजस्थान में हुआ है। इसके बाद जो आपका सिलेबस आता है हस्तशिल्प, वास्तु परंपरा, ये हमने देखा अभी। हस्तशिल्प, तात्कालिक रूप से हस्तशिल्प का क्या महत्व था, है ना। प्रदर्शन कला यानी जो कला आप दिखाते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य है, लोक संगीत है, लोक वाद्य है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, जैसे गौरी नाट्य वगैरह हो गए, नृत्य हो गए, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। आप अपनी संस्कृति का ही एक रंगीला रूप इनके अंदर देखते हैं, और आप एक प्रमाणिक बुक के माध्यम से, एक प्रमाणिक पुस्तक के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा शानदार इसमें मज़ा आने वाला है। प्रदर्शन कला के बाद में दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि भाषा और साहित्य, राजस्थान में भाषा और साहित्य का किस प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, जैसे ढूंढाड़ी, है ना, मेवाड़ी, मारवाड़ी, अहिरवाटी, तोरावाटी, इस तरह की बहुत सारी बोलियां हैं। उन बोलियों के बारे में आपको देखना है, उनके क्षेत्रों के बारे में देखना है, ठीक है, और उन बोलियों के ऊपर कौन कौन सी दूसरी अन्य भाषाओं का प्रभाव है वो आपको पढ़ना है। फिर राजस्थानी भाषा का साहित्य और लोक साहित्य। राजस्थानी भाषा का साहित्य की बात करें तो यहाँ पे राजा महाराजाओं का राज रहा है, तो यहाँ बहुत ही समृद्ध यहाँ का राजस्थानी भाषा का साहित्य है, लोक साहित्य है, जिसमें बहुत प्रकार का साहित्य है। जो लोक साहित्य आ जाता है, इसमें जैन साहित्य आ जाता है, इसमें चारणी साहित्य आ जाता है, और वीर रसात्मक साहित्य आ जाता है। इस तरह से अनेक प्रकार के जो साहित्य है वो आपको पढ़ने हैं। फिर फ्रेंड्स, धार्मिक जीवन के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ के धर्म समुदायों के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से समुदाय यहाँ थे, है ना। जैसे राजस्थान में संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवताओं की तो बहुत ज़्यादा मान्यता है राजस्थान के अंदर। दूरस्थ गांवों के अंदर लोगों के अंदर इतनी आस्था है देवी देवताओं की कि वो देवी देवताओं के भोग लगाए बिना खुद भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर लोक देवताओं की बहुत अच्छी भूमिका है, तो ये आपको पढ़ना है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, राजस्थान के सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं तो समाज के अंदर लोग किस तरह से अपना मनोरंजन करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से भाईचारे से रहते हैं, किस प्रकार यहाँ पे मेले लगते हैं, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, सामाजिक रीति रिवाज क्या क्या यहाँ पे हैं, परंपराएं कैसी है, जैसे विवाह के अवसर पर क्या किया जाता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है तब कौन कौन सी परंपराएं हो जाती है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब कौन कौन सी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा कैसी है, जैसे जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो विशेष रूप से गहने पहनती है, वो कौन कौन सा गहना कहाँ पहना जाता है, आभूषण कौन कौन से पहनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और आपको बहुत अच्छे से इस विषय को पढ़ते टाइम मज़ा भी आने वाला है, और एक तरह से आपकी संस्कृति के साथ आपका एक प्रकार का आत्म साक्षात्कार का अनुभव आपको ये विषय पढ़ते हुए होगा। और राजस्थान के बारे में जो अंतिम पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है। इसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्व आ गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लिया है, तो वो क्रांतिकारी वीर हो गए हैं। कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व यहाँ के रहे हैं, कुछ आर्थिक व्यक्तित्व भी रहे हैं। इस तरह से राजस्थान के कुछ धार्मिक व्यक्तित्व रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहे हैं, तो उनके बारे में आपको व्यक्तित्व की एक लंबी लिस्ट है, उनके विभिन्न वर्गों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
तो ये अपना राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य ये पार्ट पूरा होता है। और अब हम इतिहास के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तो इतिहास के राजस्थान के भाग के बाद आपको फ्रेंड्स पढ़ना है भारत का इतिहास, है ना। भारत के इतिहास की हम बात करें तो सबसे पहले प्राचीन और मध्यकाल की बात करते हैं, जिसमें भारत के सांस्कृतिक आधार सबसे पहले सिंधु और वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो लगभग 5-6 हज़ार साल पुरानी थी। वहाँ पे किस प्रकार शहरीकरण था, वहाँ पे कैसे मूर्तियाँ मिली है, जो धातु की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, किस तरह का वहाँ का कल्चर था, नगरीय सभ्यता कैसी थी, नगरीय नियोजन इसकी बहुत अच्छी विशेषता, बड़ी विशेषता है, उसके बारे में आपको देखना है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा के बारे में आपको देखना है, और नए धार्मिक विचार के बारे में जैसे आजीवक, बौद्ध, जैन, इनके बारे में आपको देखना है। और जो ब्राह्मण धर्म था उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म का आपके प्रादुर्भाव क्यों हुआ, फिर ये इनका फिर वापस आगे चल के प्रभाव कम क्यों होता है, ये सारा आप अगर कार्य कारण के सिद्धांत को लेके इसका अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है भारत के इतिहास का, इसमें प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां। जो महत्वपूर्ण राजवंश है उनके शासकों की उपलब्धियां कौन कौन सी है, उसमें राजवंश कौन कौन से, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। मैं आपको एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, क्लियर कर दूं कि मैं अपने अनुभव के आधार पे ये बता रहा हूं कि जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राचीन भारत में कला और वास्तु। प्राचीन भारत में कला किस प्रकार थी, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, वास्तु जैसे जो है आपके मंदिर कब बने गए, मंदिरों की शैलियाँ कौन कौन सी होती है ना, ये सब आपको देखना है। वास्तु के अंदर जो भवन किस प्रकार से बनते थे उनके बारे में आपको बात करनी है। आगे वाला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास कैसे होता है ना। संस्कृत का प्रभाव कैसा था, संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं थी, प्राकृत भाषा के बारे में आपको देखना है, तमिल के बारे में, जो विशेष रूप से आपके विजयनगर साम्राज्य है उधर आपको तमिल भाषा के बारे में, संस्कृत के बारे में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंदर सल्तनत काल सबसे पहली बात होती है। सल्तनत काल में सल्तनतकालीन प्रमुख शासकों की उपलब्धियां क्या क्या रही है ना। उसमें विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां जैसे हजारा और हम्पी के मंदिर है वो विजयनगर साम्राज्य की देन है, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, देखना है। सल्तनत काल के बाद में मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल की राजनीतिक चुनौतियाँ क्या रही है, अफ़गान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठों के साथ इनके कैसे संबंध थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे इनके बीच में युद्ध हुए, कैसे अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की, वो सारा बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये आपको पढ़ना है और पढ़ने में आपको रुचि भी आने वाली है। मध्यकाल में कला और वास्तु, जो मध्यकाल था इसमें कला और वास्तु का विकास कैसे होता है, चित्रकला का विकास कैसे होता है, मुगल काल में किस तरह से चित्रकला को, कला वास्तु को बढ़ावा मिलता है, सल्तनत काल में कौन कौन सी इमारतें बनती है, संगीत का विकास कैसे होता है, ये सारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लास्ट का पॉइंट इसका है भारत के प्राचीन और मध्यकाल का, वो है दोस्तों भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान। जो सूफी संत होते हैं वो गायन के माध्यम से एक ईश्वर वंदना का काम करते हैं और ये धार्मिक कट्टर नहीं होके थोड़े से लिबरल होते हैं। तो भक्ति और सूफी जो है इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं, जैसे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका क्या योगदान रहा है, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में हमने चर्चा की। आगे इतिहास के भाग की हम बात करें तो आधुनिक काल के इतिहास में 19वीं शताब्दी से लेके जो 1964 तक का काल है, इसको आधुनिक काल में अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो आधुनिक काल के अंदर आधुनिक भारत का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, बौद्धिक जागरण कैसे हुआ, प्रेस की क्या भूमिका थी, प्रेस ने लोगों को कैसे एक किया, पश्चिमी शिक्षा जो अंग्रेजी शिक्षा थी उससे किस प्रकार से एक मतलब मध्यम वर्ग, अलग से अंग्रेजी शिक्षा युक्त मध्यम वर्ग कैसे इसके प्रभाव स्वरूप उभर के आया। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार क्या क्या हुए, जैसे राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, ज्योतिबा फुले है, इन सब का क्या योगदान रहा। प्रमुख नेता कौन कौन से थे, जैसे ब्रह्म समाज है, रामकरण राम हंस परमहंस मिशन है,
रामकृष्ण परमहंस मिशन है। इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में आपको देखना है। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे संघर्ष विराम संघर्ष की अवस्था रही है। पहले कांग्रेस जो है उसका गठन नहीं हुआ था 1985 से पहले, किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप था, फिर कैसे कांग्रेस के बाद स्वरूप बदला, फिर महात्मा गांधी की एंट्री के बाद क्या हुआ, फिर धाराएं कौन कौन सी रही है, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता कौन कौन थे, कौन गर्म दल के थे, कौन नरम दल के थे, उनकी अपनी अपनी अलग अलग से स्ट्रेटजी थी, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो योगदान था वो अलग अलग था। 1857 की क्रांति में ही हम देख सकते हैं। इसके बाद देश की आज़ादी के बाद जो स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र का निर्माण, यानी स्वतंत्रता के उत्तर, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। पहले जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को एक तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन फजल अली कमीशन जो बना था उसने एक लिमिट तक भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की सिफारिश की, लेकिन इन्होंने भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। तो भाषाई पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक युग पुरुष थे और उन्होंने इस देश के निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। जिस देश को अंग्रेज़ एकदम थोथा और रीता एक तरह से खाली छोड़ के गए थे, उसका पुनर्निर्माण माननीय नेहरू महोदय ने किया। तो नेहरू के टाइम बहुत अधिक संस्थान, जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग बना था और जो योजना आयोग भी नेहरू के टाइम में बना था। इस प्रकार से अनेकों अनेक बहुत अच्छे सांस्थानिक निर्माण इन्होंने किए। और विज्ञान और तकनीकी का विकास किस प्रकार से हुआ, ये सारा अपने आधुनिक काल के अंदर, इतिहास के अंदर फ्रेंड्स अपने को पढ़ना है। तो ये हमने इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से बात की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद